हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन के अंदर हम बेसिकली जो जाति का मुद्दा है, जो कास्ट का मुद्दा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जो कास्ट है और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडियन जेल्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपके पास बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ठीक है। पोस्ट गुप्ता पीरियड, जहाँ पे हम हाइपोथाइज करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड हो गया था, कास्ट बेस्ड हायरार्की रिजिड हो चुकी थी, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। बहुत सारे धर्म आए, बहुत सारे सेक्ट्स बने जिन्होंने जाति के मुद्दे को क्रिटिसाइज़ किया। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के अंदर मेरिटोक्रेसी आई, मेरिटोक्रेसी ने अगेन जाति के मुद्दे को क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जुडिशरी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो जाति प्रथा है या फिर जो जाति का मुद्दा है वो इंडिया के अंदर, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो फैला हुआ है और प्रसिस्ट कर रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि आपके कल्चर वाले और देश भी, और कंट्रीज़ भी, जैसे पाकिस्तान है, जैसे जो है वो आपके पास बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मुद्दा जो है वो एक नहीं तो दूसरी तरह से जो है वो फैलता है। देखिए पहले भी आपके पास जो है वो जातियाँ हुआ करती थी, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है वो हुआ करता था। बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म ने इस जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को क्रिटिसाइज़ किया और इवेंचुअली इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो संघ बनाए गए, जिसको आप अंग्रेज़ी में संघाज कहते हैं, तो वो बनाए गए। लेकिन इवेंचुअली हमें मिलना शुरू हुआ दैट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध हिमसेल्फ कि बुद्धिज़्म के अंदर भी हायरार्कीज आ जाती हैं। अगर हम बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ को देखें तो एक कास्ट जैसी हायरार्कीज जो है वो श्रीलंका एज वेल एज इंडिया के अंदर जो है वो दिखाई देती हैं। अगर मैं अपने धर्म सिखिज़्म की बात करूं तो अगेन इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड, जिसके ऊपर जो है वो ये धर्म बना था। बट ऑन दी अदर हैंड सिखिज़्म के अंदर ही हम देखते हैं दैट देयर आर डिफरेंट गुरुद्वारास। जो आपके पास एक जाति है उसके लिए अलग गुरुद्वारा है, दूसरी जाति जो है जो अपने आप को ऊंचा मानती है उसके लिए जो है वो अलग गुरुद्वारा होता है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जैसे ही आप क्रिश्चियनिटी की बात करो तो अगर मैं 78 AD की बात करूं तो जहां पे आपके पास सेंट थॉमस साउथ इंडिया के अंदर आते हैं और क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलती है। सो इवेंचुअली वी सी कि वहाँ पे जो है वो अगेन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जब क्रिश्चियनिटी इंडियनाइज होती है तो वहाँ पे भी जो है वो कास्ट सिस्टम का प्रिवेलेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है। हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर भी हम यही देखते हैं दैट स्पेशली इन दी पोस्ट मुगल पीरियड जो है वो आपके पास असफ्राइजेशन जो है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाता है। ठीक है। आपके पास जो ये डायकॉटमी है ऑफ द अजरफ अशलफ, ये जो है वो आपके पास खास करके विलेज सोसाइटी के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो हिस्टोरिकली हम देखते हैं दैट देयर आर मैनी प्रोसेसेस, लेकिन इवेंचुअली ऐसे लगता है कि जो इंडिया की जाति व्यवस्था है, जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, वो इंडिया के हवा के अंदर है, इस सब कॉन्टिनेंट की हवा में है। कोई भी चीज़ आती है जाति व्यवस्था जो है उसके अंदर घुस जाती है। ठीक है। तो इवेंचुअली इंडियन सोसाइटी ऐसा नहीं है कि ये इंडियन सोसाइटी जो है वो स्टैटिक है। इंडियन सोसाइटी बहुत डायनेमिक है और आने वाले टाइम के ऊपर भी इंडियन सोसाइटी इस डायनेमिज्म को जो है वो बरकरार रखने वाली है। बट कास्ट सिस्टम उस डायनेमिक्स का एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन जो है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम इसका कारण ढूंढने की बात करें तो देयर इज़ अ लॉन्ग रिसर्च, और ये जो है वो आपके पास दिस इज़ द रिसर्च बेसिकली। ठीक है। जो छोटी मोटी मैंने इधर उधर से जो है वो पकड़ी है एंड और आपके पास जो है इसको आप अगेन आप O2IAS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा
दी एडवांस फाउंडेशन कोर्स, तो वहाँ से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ये जो है वो PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो है वो चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। ऐप पे जाने का जो एक सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज रहेगा वो ये है कि आने वाली PDFs और जो पिछली सारी PDFs है उसका कंपाइलेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए वापस मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो लंबा चौड़ा ये मुद्दा है, लेकिन अगर हम इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, एक लाइन के अंदर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, वो ये है कि जो इंडिया की जाति व्यवस्था है वो बहुत पैराडॉक्सिकल नेचर की है। पैराडॉक्सिकल नेचर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लुई डमो की रिसर्च के लुई डमो को जब उन्होंने होमो हायरार्किकस लिखी तो उसको अगर हम देखें तो लुई डमो बेसिकली ये कहते हैं कि इंडिया की बहुत टाइम से, वो 3000 साल का जो है वो बात करते हैं कि 3000 साल से जो इंडिया की हायरार्की है इट इज़ अनचेंज्ड। वो कहते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर उसके बाद वैश्य हैं, फिर उसके बाद शूद्र हैं। ये जो इंडिया का हायरार्किकल नेचर है इट इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। 3000 साल का है, बड़ा रिजिड है, बिकॉज हिस्टोरिकली ये 3000 साल से चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है वो अब भी हम नहीं मान सकते कि एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ वो विलेज सोसाइटी के सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि अगर इकोनॉमिकली देखा जाए विलेज सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट है, अगर पॉलिटिकली देखा जाए इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त अंग्रेज़ थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग है। इनके ट्रेडिशंस जो है वो दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन द सिटी और द अर्बन एरिया जहाँ पे हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस खोल के बैठते हैं। उनके ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं, इनके ट्रेडिशंस दे आर लॉन्ग लिविंग। तो इस कारण जो है वो लुई डमो ने ये कहा कि हम जो भी कुछ कर लें तो आपके पास इंडिया में जो जाति व्यवस्था है वो चेंज होने वाली नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें, खास करके अगर हम दीपांकर गुप्ता की रिसर्च को देखें, तो दीपांकर गुप्ता ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात की है कि जिसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जो आपके पास ये वर्ण व्यवस्था है या फिर जो जाति व्यवस्था है उसके अंदर रैंकिंग जो है वो चेंज हुई हो। ठीक है, खैर ये दीपांकर गुप्ता ने ये एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट इट वाज एक बड़ा प्रोमिनेंट सा एग्जाम्पल है कि जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए, खास करके जोधपुर के अंदर जब रेलवेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए राजस्थान के अंदर, उस वक्त फैमाइन चल रहे थे। ठीक है, भूखमरी का माहौल था। अब बेसिकली अंग्रेज़ों को तो ऐसे ही लगता था कि जो इंडियन, क्योंकि तब जो है वो कास्ट एयर और कुछ लोगों की थ्योरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को ये लगता था कि जो इंडिया के अंदर अगर हमने स्वीपर्स को रिक्रूट करना है तो एक पर्टिकुलर जाति है स्वीपर्स की, वहाँ से जो है वो हम स्वीपर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अब रेलवेज़ के लिए जो ऊपर वाली पोस्ट्स हैं दे आर ईदर रिजर्व्ड फॉर दी रॉयल्टी, और जो आपके पास अंग्रेज़ हैं उनके लिए वो रिजर्व्ड है। जो आपके पास बीच वाली क्लैरिकल पोस्ट्स हैं वो मेरिटोक्रेसी के आधार के ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट्स होंगी। बात आ जाती है कि जो नीचे वाली पोस्ट्स हैं तो वो अलग अलग जो स्वीपर कास्ट थी जोधपुर की उनके पास गए, उनसे जो है वो उन लोगों को जो है वो नौकरी के ऊपर रख लिया गया, क्योंकि माहौल जो है वो फैमाइंस वाला है, भूखमरी का माहौल है। तो उसके चलते क्या हुआ कि आगे आने वाले कंसेंसस के अंदर बहुत सारे जो मुस्लिम कास्ट थे उन्होंने भी अपने आप को जो है वो एज अ स्वीपर जो है वो दर्ज करवा लिया, एज अ स्वीपर कास्ट जो है वो दर्ज करवा लिया। अब इसके अंदर क्या है, जनरली हम ये देखते हैं इंडिया के अंदर कि एक जो आपकी ख्वाहिश है जो जाति व्यवस्था के अंदर देखी जाती है वो ऊपर वाली जातियां जो है वो डिक्टेट करती हैं। ठीक है, जिसको हम जनरली संस्कृताइजेशन कहते हैं। ओके, कि आप जो है वो ऊपर वाली जातियां जो चीज़ें जो काम कर रही होती हैं उनका स्टेटस आप हासिल करने की कोशिश करते हो। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो आपके नीचे मानने वाली जातियाँ जो हैं, जो शूद्र हैं या फिर जो अनटचेबल जातियाँ हैं, जो ऊपर वाली जातियाँ हैं उन्होंने अपने आप को उस तरह से रजिस्टर करवा लिया। क्यों? क्योंकि नौकरी मिल रही है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, इट इज़ मच मोर मोबाइल देन व्हाट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय लुई डमो। अगर इतना बड़ा ट्रेडिशन होता, बिल्कुल भी मोबिलिटी ना होती, तो ऐसे कैसे था कि किसी ने अपने आप को किसी और तरीके से दर्ज करवा लिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगेन हम ये नहीं मान सकते कि जो जाति व्यवस्था है इट इज़ प्योरली रिजिड। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपके पास मोबिलिटी है। इसी चीज़ को कई लोगों ने जो है वो एज अ सेफ्टी वॉल्व भी बताया है कि जाति व्यवस्था के अंदर रिजिडिटी है, बट ऐसे कुछ सेफ्टी वॉल्व्स हैं, इकोनॉमी के सेफ्टी वॉल्व्स हैं, आपके पास प्रेस्टीज के सेफ्टी वॉल्व्स हैं, जिसके कारण जो है वो प्रेशर मेंटेन्ड रहता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। उसी के बाद अगर हम वायलेंस की बात करें तो आप देखते हो कि दलित्स के अगेंस्ट जो है वो वायलेंस होता है। खास करके जो है वो रिसेंटली भी एक रील भी आई थी और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो ये केस काफ़ी वायरल हुआ था कि दलित जो है वो दूल्हा घोड़ी के ऊपर चढ़ा, लेकिन उसको जो है वो नीचे उतार दिया गया। और अक्सर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ शादियां जो है वो इस तरह से होती हैं कि आपके पास जो है वो प्रॉपर प्रबंधक जो है वो आते हैं और आपके पास जो है वो अगर किसी दूल्हे ने जो है वो चढ़ना हो, घोड़ी के ऊपर चढ़ना हो, तो पहले प्रॉपर जो है वो प्रबंध किया जाता है, पुलिस फोर्स वगैरह जो है वो नियमित तौर से रखी जाती है। ठीक है, तो देयर हैज़ बीन वायलेंस, और ऐसा नहीं है। और जब हम देखते हैं कि दलित्स जो है वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वायलेंस जो है वो रुक जाती है, वायलेंस ज़्यादा होती है। और वही जो है वो हमें नेशनल कमीशन फॉर जो क्राइम ब्यूरो है उसके डेटा से जो है वो पता चलता है कि जो आपके पास वायलेंस है और जो नेचर ऑफ वायलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड। और इसका जो मेजर कारण बताया जाता है वो दलित असर्शन को बताया जाता है। दलित असर्शन यानी कि वो दलित वर्ड के अराउंड या फिर आपके पास एक टर्मिनोलॉजी के अराउंड, अंबेडकराइट अपने आप को कह के या फिर अपने आप को दलित कह के या फिर हरिजन कह के, वो इस टर्म्स के अराउंड जो है वो अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इवेंचुअली अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं पॉलिटिकली, ठीक है, सोशली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हमें देखा जा रहा है कि अगर कोई अपने आप को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कॉन्शियसली अपने आप को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, तो अगेन द कास्ट इज यूज्ड। कास्ट के बेसिस के ऊपर जो है वो मोबिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लेट्स से आपके पास रिजर्वेशन है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन जो है वो इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और आपके पास जो है वो मेरिटोक्रेसी, इट शुड बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और आपके पास जो है वो रिजर्वेशन अगेन डिस्क्रिमिनेशन जो है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्रिएट करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस चीज़ को, सरकारी नौकरी को साइड पे रख दें, और अगर हम थोराट की हुई रिसर्च 2007 के अंदर आई थी, 2011 के अंदर आई थी, तो वो हम जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर भी देखें, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखा जाता है। देयर हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट इन दैट स्फीयर ऑल्सो। वहाँ पे तो रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनइक्वालिटी का कारण रिजर्वेशन को बताते हो, तो आपके पास जो है वो जो प्राइवेट जो आपके पास एंटरप्राइजेस हैं वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो आपके पास जो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन है वो चल रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि चाहे रिजर्वेशन हो चाहे रिजर्वेशन ना हो, आपके पास जो है वो किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक ना दूसरे तरीके से जो है वो रहता है। फिर उसके बाद अगर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो बहुत सारी जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट्स हैं या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, वो कहती हैं कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगेन इट कॉजेज द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो
ये जो है वो या फिर उसके अंदर जो है वो क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ठीक है। कईयों का ये मानना है कि क्रीमी लेयर रखिए और आपके पास इवेंचुअली बहुत सारे लोगों को जो है वो जैसे ही वो क्रीमी लेयर के अंदर आए उसको एक्सक्लूड कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन की बात आती है तो वही जातियां जो कि कई बार डोमिनेंट भी दिखाई देती हैं आपको, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डोमिनेंट, सोशली डोमिनेंट आपको दिखाई देती हैं, वही जातियां जो है वो आगे चल के ओबीसी रिजर्वेशन की बात करती हैं कि हमें ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो एक जाति, अब देखो यहां पे अगेन अपने आप को, इवन द डोमिनेंट कास्ट अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का वे क्या बना रही है, कास्ट, जाति। प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का जो वे है, अगेन थोराट कहते हैं कि उसके अंदर एक डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास कास्ट है। सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर जो है वो अगेन डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, या फिर आपके पास जो है रिक्रूटमेंट के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, उसके अंदर भी जो है वो आपके पास जाति है। हिस्टोरिकली भी आपके पास जाति है, ठीक है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो कर्म की आइडियोलॉजी जो है वो तकरीबन हर एक कास्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और अगेन आपके पास जैसे ही आप इस पीडीएफ को खोलते हैं तो पीडीएफ के अंदर जो है वो मैंने कॉर्टेल का और उसके कलीग्स की जो 2014 की रिसर्च आई थी उसको मैंने जो है वो इसका पिवटल पॉइंट बनाया है इस रिसर्च का, और इवेंचुअली मैंने उसी को जो है वो अगले तीसरे पेज के ऊपर और चौथे पेज के ऊपर भी दोबारा से डिस्कस किया है। अब अगर कर्म के रिसर्च की बात की जाए तो जो कर्म का सिद्धांत है, पहली बात ये हर एक रिलीजन के अंदर मिलता है। सिखिज्म ने बिकॉज इंडिया के अंदर जो एथिकल बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर को कहीं ना कहीं जो है वो कर्म के साथ जोड़ा जाता है कि आपके जो इस जन्म के कर्म है वो आप अपने कर्म, आप अपने जो संस्कार है वो अगले जन्म में जो है वो आप लेके जाते हो, और अगले जन्म में जो भी प्रेस्टीज मिलेगी आपको वो इन्हीं संस्कारों की वजह से या फिर आपके पास जो है वो इन्हीं कर्मों की वजह से जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आज की प्रेस्टीज है, जो आज की पोजीशन है, वो आपके पुराने कर्मों का जो है वो नतीजा है। तो इस तरह से जो कर्म की फिलॉसफी है, कर्म की फिलॉसफी बेसिकली आपके पास आपको अच्छे काम करने के लिए, अच्छे एक्शंस करने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। एंड दिस हैज़ वर्कड इन इंडिया, और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि इंडियन सोशल सिस्टम का जो पूरा बेसिक है वो कर्म का सिद्धांत बनता है। हमारे एथिकल सिस्टम का जो बेसिस है वो भी कर्म का सिद्धांत बनता है, ठीक है। तो इस कर्म के सिद्धांत की वजह से, जब इस कर्म के सिद्धांत के अंदर जाति आ जाती है कि आज आप छोटी जाति के अंदर हो या फिर बड़ी जाति के अंदर हो, इसलिए है बिकॉज पुराने जन्म के अंदर जो है वो आपने सो एंड सो कर्म किए होंगे, और इस जन्म के अंदर आपको ये कहा जाता है कि आप अपने आश्रम के कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि आप जो है वो आश्रम धर्म के ऊपर, आश्रम की ड्यूटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी जाके जो है वो अगले जन्म के अंदर आपको अच्छे फल जो है वो मिलने वाले हैं। जब आपको ऐसी चीज़ें कह दी जाती हैं देन ऑब्वियसली इट परपेचुएट्स द नोशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हम कॉर्टेल की रिसर्च के ऊपर, जो कि 2014 की यही रिसर्च है, इसके ऊपर हम वापस आते हैं। तब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जो है वो पूरी जातियां, जो आपके पास सारी के सारे लोग जो है वो इस कर्म के सिद्धांत को बिलीव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के मैंने एस जोधका की 2015 की जो रिसर्च है उसका भी मैंने इसके अंदर जो है वो रेफरेंस लिया है। तो एस जोधका साहब की जो 2015 की रिसर्च आई उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि आपके पास जो छोटी जातियां हैं, जो आपके पास लोअर कास्ट हैं, लोअर कास्ट के अंदर जो है वो बेसिकली आप ये देखते हैं कि जनरली जो कर्मिक लॉज हैं,
कर्मिक लॉज का एडहेरेंस थोड़ा सा कम होता है। ऑन दी अदर हैंड जो अपर कास्ट हैं उनके अंदर कर्मिक लॉज का एडहेरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली मैंने इसी चीज़ को जो है वो आपके पास SDT के साथ भी जोड़ा है, सोशल डोमिनेंस थ्योरी के साथ भी मैंने जोड़ा है। सोशल डोमिनेंस थ्योरी है कि जिनका ऑलरेडी डोमिनेंस रहता है सोसाइटी के अंदर, वो चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस आगे परपेचुएट हो। तो वो लोग जो है वो बार बार इस कर्म के सिद्धांत को, खास करके जैसे राइट विंग्स हैं, तो राइट विंग जो है वो इस कर्म के सिद्धांत को खूब परपेचुएट करता है, और लेफ्ट विंग जो है वो आपके पास अपोज भी करता है इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे अम्बेडकर साहब ने अपोज किया इस चीज़ को। बट ऑन दी अदर हैंड जो ऑपोजिशन है उसके लिए भी आप कैसे अपने आप को संगठित कर रहे हो, उसका संगठन भी आप जाति व्यवस्था के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। कि जो अपर कास्ट हैं वो इसको परपेचुएट कर रहे हैं, कुछ लोअर कास्ट जो है वो उन्होंने बात मान ली, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो रेडिकलाइज्ड हैं वो अपने आप को संगठित कर रहे हैं, लेकिन वो भी किस चीज़ के ऊपर संगठित कर रहे हैं, वो भी जाति व्यवस्था के ऊपर संगठित कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली ये एक माहौल बन जाता है, या फिर आपके पास एक ऐसा एक पैराडॉक्स बन जाता है जिस वजह से हम ये देखते हैं कि चाहे आपके पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, चाहे आपके पास कोई अलग से धर्म आ जाए, चाहे आपके पास कोई अलग से सेक्ट आ जाए, तो जो एक कास्ट का नेचर है, या फिर जो एक ये कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन का नेचर है, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर से जो है वो जाता नहीं है, ठीक है। सो हमने इस चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, पीस एंड वायलेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टडी किया, ठीक है। एंड इवेंचुअली उसी हिसाब से जो है वो आपको आंसर अपना लिखना चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ये हमने जो रिसर्च किया है, या फिर ये जो आर्टिकल है जो हमने लिखा है इस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ अवेलेबल, और ये जो है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा और ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपने जो है वो चीज़ों को सुना होगा, आपकी समझ बनी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच।